अभी पढ़ेंगे अपन थोड़ा और आगे। चैप्टर 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में सेक्शन 61 कहती है दस्तावेज की अंतर्वस्तु का साबित किया जाना। कैसे साबित करेंगे? या तो प्राथमिक साक्ष्य में या तो ओरिजिनल कॉपी दे देंगे या फोटो कॉपी दे देंगे। द्वितीयक साक्ष्य क्या है? फोटो कॉपी या रजिस्टर्ड कॉपी दे देंगे, वेरीफाइड कॉपी। 62 प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? प्राथमिक साक्ष्य मूल प्रतियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वो एक से ज़्यादा प्रतियों में लिखी गई हैं, मान लीजिए 4 ABCD 4 खंडों में लिखे गए तो सभी मूल साक्ष्य माने जाएंगे, प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे। मुद्रण, शिलामित्रण, फोटो चित्रण द्वारा तैयार की गई हैं तो यहाँ पे प्राथमिक साक्ष्य हैं, लेकिन उनकी अंतर वस्तु से तैयार की गई वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं होंगी, फोटो कॉपी होंगी। मान लीजिए मेरी 10वीं की मार्कशीट है, अब 10वीं की सनद भी आई है, ठीक है, तो वो सब प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे। लेकिन क्या होगा, अगर 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी कराएंगे तो वो द्वितीयक साक्ष्य हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। प्लेट कार्ड का दृष्टांत आप देख लीजिए। सेक्शन 63 द्वितीयक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य विपरीत है और उसके अंतर्गत आते हैं, देखिए, प्रमाणित प्रतियां आती हैं, द्वितीयक साक्ष्य है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई मूल प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां भी आएंगी, प्रतिलेख भी आएंगे। स्वयं देखा है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपने देखा है लेकिन उसका ओरल एविडेंस आप कोर्ट में देते हैं तो वो भी द्वितीयक साक्ष्य होता है। कैसे? वो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा। 5 चीज़ें द्वितीयक साक्ष्य में आती हैं। 64 दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। अब प्राथमिक साक्ष्य कोशिश ये करना है कि ओरिजिनल ही आप पेश करें, उसको अपन वैलिड मानेंगे, उसके द्वारा साबित किया जा सकेगा एविडेंस के तौर पर। 65 अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब किन अवस्थाओं में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जहाँ ओरिजिनल क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड है मान लीजिए, तो उसको अपन पब्लिक रिकॉर्ड को नहीं ला सकते, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो उसकी वेरीफाइड कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी ही पेश कर सकते हैं। स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए गेट पे अपराधी कुछ लिख के गया है, उकेर के गया है चाकू से, तो गेट को अपन, या दीवार पे लिख के गया तो दीवार को खुदवा के नहीं ले जा सकते कोर्ट में, तो उसकी फ़ोटो कॉपी ले ले, फ़ोटो खींच लेंगे, वो प्रस्तुत कर देंगे। तो इस तरह की जहाँ पे कंडीशन आती है तो वहाँ द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं। जहाँ मूल लाया नहीं जा सकता है या मिल नहीं रहा है तो वहाँ द्वितीयक साक्ष्य दे देंगे। 65 बोलती है। 65 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध कौन सी धारा बताती है? 65 विशेष उपबंध के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में विशेष उपबंध कौन सी धारा? 65 65B बताती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी के बारे में बताती है 65B। आप देखिए 65B ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, उनके संबंध में 65B का एक मेमो लगता है, या मेमो बोलेंगे या ये क्या बोलेंगे, रिपोर्ट लगती है 65B की। जैसे आपको एक CD है, CD को जांच करवाना है करप्शन केस में, तो CD में जो शब्द बोले गए हैं वो शब्द रिटर्न तौर में आते हैं, और इस आशय का एक 65B का एक सर्टिफिकेट भी लगता है आपके साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, जो चेक किए गए हैं डॉक्यूमेंट। तो ये ग्राह्य होता है, इसके बिना तो आप साबित ही नहीं कर सकते, चैलेंज कर सकते कि 65B का सर्टिफिकेट नहीं है साहब, इसमें ये होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता मानेंगे। न्यायालय तभी ग्राह्य करेगा जब 65B द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है कि ये सही है। हो सकता है मिक्सिंग का वीडियो भी तो हो सकता है। 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियम, ये आप पढ़ लीजिएगा, मार्जिन नोट ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अंदर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 67 छोड़ देना आप, इम्पोर्टेंट नहीं है। 67 इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में सबूत, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में सबूत कौन सी धारा बताती है? 67A, ध्यान दीजिएगा। 68 ऐसे दस्तावेज का निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्राणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो यहाँ पर देखिएगा, कम से कम एक अनुप्राणित साक्षी प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, ऐसे साक्ष्य को जो बिल ना हो। मान लीजिए मैंने आपका प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने के बाद आपने मुझे एक नोटरी कर दिया कि आपने कहा कि पैसे मुझे आवश्यकता है, आप तो नोटरी करवा लीजिए, हम आपको क्या करेंगे 6 माह बाद पूरा कब्जा दे देंगे, पैसा आप अभी दे दीजिए। मैंने आपको दे दिया, बाद में आप मुकर रहे हैं, तो मैंने नोटरी किया था, नोटरी A और B की उपस्थिति में किया था, A और B के साइन है उसमें, तो उसमें से कम एक साक्षी को अपन कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे मामले के दौरान, तो यहाँ पे अपन अपना केस जीत सकते हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है। 67 में बिल को नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे बिल के बाहर बात ही बात है।
आगे बढ़ते हैं 69, जब किसी भी अनुप्राणक साक्षी का पता न चले तब सबूत। अनुप्राणक साक्षी का पता ही नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? उसी व्यक्ति के हस्तलेख में दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ये प्रस्तुत कर दिए जाएंगे कि उसी के रिकॉर्ड में। 70, 71, 72, 73 बिल्कुल छोड़ देना। 73A पे आ जाएंगे, अंकीय चिन्ह के सत्यापन के बारे में सबूत। इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। अंकीय चिन्ह के सत्यापन के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बारे में कौन सी धारा बताती? 73A। बस इतना ही। लोक दस्तावेज 74 में बताए गए हैं। लोक दस्तावेज क्या होते हैं? एक सरकारी अधिकारी द्वारा जो रखे गए डॉक्यूमेंट होते हैं वो लोक दस्तावेज कहे जाते हैं, अपन खुद जानते हैं। प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के दस्तावेज, शासकीय निकायों अधिकरणों के दस्तावेज, विधायी न्याय कार्यपालिक लोक अफसरों के दस्तावेज क्या होते हैं? लोक दस्तावेज। बाकी सभी प्राइवेट दस्तावेज होते हैं, ये बताया गया इसमें। 75, अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज होते हैं। अब लोक दस्तावेज कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए एक रजिस्ट्रार ने जो रजिस्ट्री करता है, आज सुबह 10 बजे बैठा और शाम के 5 बजे तक उसने रजिस्ट्री की 50, ठीक है। अब 50 रजिस्ट्री रजिस्टर्ड भई के नहीं भई है, तो आप चाहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार के पास में वो कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहते, तो आपको दे देगा? वो नहीं देगा। लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, हर लोक ऑफिसर जिसके अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है तो प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी। प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा ही साबित किया जा सकेगा लोक दस्तावेज। ये ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल कॉपी तो कोई देगा नहीं आपको। प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेज का सबूत दिया जा सकेगा, 77 बोलती है लोक दस्तावेज का। अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत कैसे दिया जा सकेगा, इसके बारे में 78 बताती है, तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। अब देखिए यहाँ पे कुछ उपधारणाएं की गई हैं, जैसे यहाँ पे प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा, तो न्यायालय उपधारणा करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम बताएगा, मतलब मान के चलेगा। विधि की उपधारणा होती सेल्फ प्रिज्यूम, मान के चलेगा कि भैया ऐसा ही है। और जब तक उसको लग रहा है कि नहीं इसमें और सबूत की आवश्यकता है तो सबूत मांग सकता है, इधर वो मान के ही चलेगा। तो ये सेल्फ प्रिज्यूम होती है प्रमाणित प्रतियों के असली होने की उपधारणा के विधिक उपधारणा है, असली है। 80, साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में उपधारणा। अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में ये भी सेल्फ प्रिज्यूम होती है, इसको भी मान के ही चलेगा। न्यायालय को लगेगा ऑन फ्यूचर तो वो और सबूत मांग सकता है, लेकिन उसको नहीं लगता तो मान के चलेगा, विधि की उपधारणा। 81, राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों, अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है। 81A, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है। 82, मुद्रा हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ आएगा तो इन धाराओं के नाम आ सकते हैं, सेल्फ प्रिज्यूम है कि मे प्रिज्यूम है, ये पूछा जा सकता है। सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है, विधिक उपधारणा है। मान के ही चलेंगे कि भारत सरकार ने अगर कोई इंडिया का मैप बनाया तो इंडिया का मैप है वो, मान के चलेंगे। अगला देखिए, विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा। अब जो विनिश्चय दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के तो वो भी सेल्फ प्रिज्यूम मान के चलेंगे, उन्हें तो विधि की उपधारणा ही मान के चलेंगे, अनुमान थोड़ी लगाएंगे। मे प्रिज्यूम क्या होता है? अनुमान लगाना होता है, ये विधि की उपधारणा होती, मान के चलते हैं। मुक्तान नामों के बारे में उपधारणा, सेल्फ प्रिज्यूम 85 में। 85A, इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है, विधि की उपधारणा है, न्यायालय मान के ही चलेगा इनको। 85B, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में उपधारणा, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है। 85C, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है। लेकिन 86, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। अब मान लीजिए ब्रिटेन के कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, ब्रिटेन के कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हमारे पास है, उसको हम पेश करना चाहते हैं इंडिया में, तो इसको सेल्फ प्रिज्यूम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कैसे? ब्रिटेन की विधि हमारे यहाँ लागू नहीं होती है, हो सकता है जो निर्णय आप दे रहे हैं वो ओवर रूल भी हो सकता है, तो इसको अपन मे प्रिज्यूम मान के चलेंगे। सेक्शन 86 को, इसको खारिज किया जा सकता है। सामने वाला कोई अच्छा साक्ष्य दे देगा, खंडन कर दिया जाए, तथ्य की उपधारणा मान के चलेंगे, विधि की उपधारणा नहीं होगी, तथ्य की उपधारणा होगी जो खंडनीय होगी। क्या सामने वाला अगर कोई अच्छा एविडेंस दे देता है तो इस सबूत को खारिज किया जा सकता है, मे प्रिज्यूम में ये रहता है।
आगे देखेंगे मानचित्र, पुस्तकों, मानचित्रों या चार्टों के बारे में अवधारणा। अवधारण कर सकेगा, मे प्रज्यूम है पुस्तकों, मानचित्रों, चार्टों के बारे में अवधारणा। कुछ ऐसे मानचित्र बनाए जाते, चार्ट बनाए जाते, पुस्तक जो ऑथेंटिक नहीं है तो मे प्रज्यूम होगा। तार संदेशों के बारे में अवधारणा, मे प्रज्यूम। मान के चलेंगे कोई अच्छा एविडेंस दे दो तो इसको खारिज किया जा सकता है। 88A इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा, SMS। तो SMS के बारे में अवधारणा करना है तो ये भी मे प्रज्यूम है। अगर कोई अच्छा सबूत दे दीजिए तो मान के अपन खंडन किया जा सकता है, तथ्य की अवधारणा है। 89 पेश न की गई दस्तावेजों के समय निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा। जैसे एक डॉक्यूमेंट, एक रजिस्ट्री की गई एक प्लॉट की, तो रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं है, इसकी अवधारणा अपन कैसे करेंगे, तो ये अपन सेल्फ प्रज्यूम करेंगे कि रजिस्टर्ड किया गया होगा। ये नहीं करेंगे कि भाई रजिस्ट्री नहीं की गई है, आप डॉक्यूमेंट पर हम रजिस्ट्री को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, हम मान के चलेंगे सेल्फ प्रज्यूम। 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है, आप कह रहे हैं कि साहब 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है, इस प्लॉट के मालिक हैं, हमने 30 वर्ष पहले रजिस्ट्री कराई थी, हम यहाँ मे प्रज्यूम मानेंगे। आप सामने वाले से कहेंगे इससे अच्छा साक्ष्य तुम्हारे पास हो तो प्रस्तुत करो, खंडन कर पाओ तो करो। तथ्य की अवधारणा मानेंगे, विधि की अवधारणा नहीं मानेंगे इसको। कि सामने वाला चाहे तो कोई अच्छा एविडेंस दे के विरोधी पक्ष साबित खंडित कर सकता है कि 30 वर्ष पुराना डॉक्यूमेंट गलत है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। 90 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारणा, ये भी मे प्रज्यूम है। इसके बारे में भी तथ्य की अवधारणा की जाएगी। कोई अच्छा साक्ष्य अगर दे दिया जाता है तो इसको खंडित किया जा सकता है। 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारणा। 90 ध्यान दीजिए, मार्जिनल नोट याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कितने समय के हैं, 5 वर्ष पुराने, और रिकॉर्ड कितने वर्ष का है, 30 वर्ष पुराना। 90 ये ध्यान दीजिएगा किस धारा में क्या है, मे प्रज्यूम किस में है, सेल्फ प्रज्यूम क्या है, ये ध्यान देना है। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में चैप्टर 6 बताता है। तो चैप्टर 6 पे अपन बात करते हैं। दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदान, संपत्ति के अन्य बेचनों के निबंधनों का साक्ष्य। यहाँ पे ऐसा साक्ष्य दिया जा सकेगा। मान लीजिए आपका एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके संबंध में एग्रीमेंट न्यायालय में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है सेक्शन 93। मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। अब ये संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य बेचन के संबंध में वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, साबित किया जा चुका हो, तब ऐसी किसी लिखित या पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच मौखिक करार या कथन का ग्रहण न किया जाएगा। अब मौखिक तौर पे करार, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक कॉन्टेक्ट किया कि मेरा बी नामक मकान है जो ए नामक मकान के बगल में है, वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, और ए और बी के बीच में एक जगह खाली है। मैंने जगह की बात नहीं की, सिर्फ मकान की बात की। तो आपने कहा ऐसा करना सर, ये जगह जो खाली है वो भी मुझे दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आपको बेच दिया, लेकिन करार में अपना सिर्फ मकान की बात है। बाद में आप जगह मांगने के लिए केस कर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मौखिक करार हुआ है, ग्राह्य नहीं होगा। जैसे सी नंबर का दृष्टांत है, रामपुर चाय संपदा नामक एक संपदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है, जिसमें विक्रय संपत्ति का मानचित्र अंतर्वृष्ट एक मैप भी लगा हुआ है, लगाना पड़ता है। यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव संपदा का भाग रूप मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका अंतरित होना अल्परेखा साबित नहीं किया जा सकता। अब मानचित्र के अंतर्गत कुछ भूमि और बताई गई है, उसको साबित नहीं कर पाएंगे। जितनी भूमि बेची गई है सिर्फ आप वही साबित कर सकते हैं। ऐसा तो होगा फिर सब लोग दूसरे की प्रॉपर्टी, मकान ही हथिया लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। एक दृष्टांत जी नंबर का दृष्टांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। बी को ए एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। बी को ए इन शब्दों को लिखकर एक कागज पे देता है, ए से 500 रुपये में घोड़ा खरीदा। बी मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा, ऐसी वारंटी को साबित कर सकेगा 500 रुपये में घोड़ा खरीदा। एच नंबर का दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कमरा किराए पर देते हैं हम, एक कार्ड देता है जिसमें लिखा हुआ है, उसमें एक कार्ड भी दिया, कमरे 200 रुपये प्रति माह। ए यह मौखिक करार साबित कर सकेगा इन दोनों भागता भोजन भी है, मतलब 200 रुपये प्रति महीने में खाना भी आपको दोनों टाइम दिया जाएगा, ये साबित कर सकते हैं आप।
अगर इस तरह आप हैं तो साबित कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संदिग्धार्थ दस्तावेजों को स्पष्ट करने, उनका संशोधन करने के साक्ष्य का अवर्जन। तो अवर्जित किया गया है। जैसे इसका दृष्टांत याद रखिएगा, संदिग्ध दस्तावेज के संबंध में है। दृष्टांत नंबर ए इम्पोर्टेंट है। बी को ए 1,000 रुपये या 1,500 रुपये में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। स्पष्ट ही नहीं है कथन, प्रस्ताव ही स्पष्ट नहीं है। तो ऐसा प्रस्ताव क्या शून्य होते हैं, अपन खुद जानते हैं। यह दर्शित करने के लिए कौन सा मूल दिया जाना है? साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, साक्ष्य नहीं। संदिग्ध दस्तावेज है ना, 1,000 समझ में आना, 150 कितने दें हम? एक घोड़े की कीमत कितनी दें? 1,000 रुपये देंगे, 1,500 रुपये दें? क्लियर नहीं है, संदिग्ध दस्तावेज है। क्या होगा? साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। क्या साक्ष्य देंगे कि 1,000 में घोड़ा खरीदा कि 1,500 में? ये तो संदिग्ध दस्तावेज है। 94 विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अवर्जन किया जाए। जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा, देखिए यहाँ पे देखिए इसका दृष्टांत देखते हैं अपन 94 का। बी को ए रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा ब्लेक द्वारा बेचता है। एक लिखित तौर पर बेचते हैं कि रामपुर में 100 बीघे जमीन है, आपको बेचते हैं 1 करोड़ में। ए के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि विक्रयजात विक्रय संपदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित है या भिन्न माप। अब ऐसा साक्ष्य नहीं दे पाएंगे कि रामपुर नहीं, हम विजयपुर की बात कर रहे हैं, विजयपुर में मेरी संपदा है। आपने रामपुर स्पष्ट किया है, 100 बीघे की संपदा है, फिर आपको मुकदमे नहीं दिया जाएगा, वही संपदा दिलाई जाएगी उसको। ये भी बात यहाँ बताई गई है। अब वर्जन नहीं किया जाएगा साक्ष्य में से ऐसे दस्तावेजों का जो पहले वर्णित कर दिए गए। 95 विवादित तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। देखिए कुछ दस्तावेज में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन होती हैं, तो क्या साक्ष्य होगा ये बताती है सेक्शन 95। बी को ए मेरा कलकत्ते का गृह ब्लेक द्वारा बेचता है। ये कहता है कि मेरा कलकत्ते में एक घर है, मैं आपको ब्लेक द्वारा बेच रहा हूँ, रिकॉर्ड द्वारा बेच रहा हूँ, लिख के। ए का कलकत्ते में कोई घर नहीं है, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो ब्लेक के निष्पादन के समय से बी के कब्जे में था। इन तथ्यों को दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा ब्लेक का संबंध हावड़ा के गृह से था। तो यह साबित कर सकते हैं कि कलकत्ता नहीं, हावड़ा के घर की बात हो रही। कैसे? कलकत्ता में तो कोई घर है ही नहीं, ये हावड़ा का वैसा बिल्कुल साबित कर सकते हैं। 96 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। ऐसी भाषा अब केवल एक को लागू हो सकती है। तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मार्जिनल नोट नहीं आता, दृष्टांत पूछे जाते हैं इन धाराओं में से। ए 1,000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि जो यह दर्शित करते हो कि उनमें से कौन सा घोड़ा विपरीत है। देखा जा सकेगा हेल्थी घोड़ा है, दुबला पतला घोड़ा है, कौन सा बेचना चाहते हैं हम। 1,000 ये दिया जा सकता। हैदराबाद के संबंध में करार करता है। अब कौन सा हैदराबाद है? दक्षिण का हैदराबाद है या सिंध का, पाकिस्तान का हैदराबाद है, ये साबित किया जा सकता है। 97 तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू होती है, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। 97 ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इसका दृष्टांत भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है। बी को मेरी भोपाल में स्थित एम के अधिभोग में भूमि बेचने का ये करार करता है। ए के पास भोपाल में स्थित भूमि है किंतु वह एम के कब्जे में नहीं है, तथा उसके पास एम के कब्जे वाली भूमि है किंतु वह भोपाल में स्थित नहीं है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साथ दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था। सीधा सीधा लिखा है, दृष्टांत पूछा जाएगा। 98 न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। तो एक मूर्तिकार ए मेरी सभी मूर्तियां बी को बेचने का करार करता है। मेरे पास मूर्ति रखी है, मैंने कहा सब आपको बेच देंगे, मैंने बनाई है। ए के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी, अब मूर्ति बनाने के औजार भी हैं मेरे पास और उनके ढांचे भी हैं मेरे पास, प्रतिमान मतलब ढांचे भी है। यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था साक्ष्य दिया जा सकता है। ये मतलब मूर्तियां बेचना चाहते थे आप अकेला, या मूर्तियों के साथ औजार भी बेचना चाहते थे जो मूर्ति बनाने के आते, तो इसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है कि दोनों चीज़ें ही बेचना चाहते।
99 दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाला करार का साक्ष्य कौन दे सकता है? इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की व्याप्ति, यहाँ सेविंग करके रखा गया है बिल संबंधी उपबंधों को धारा 100 उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत। 101 पे आ जाते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, मेरे ख्याल से इसको पढ़ लेते हैं, आधा घंटा और पढ़ लेते हैं तो आपका एविडेंस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8:30 तक पढ़े ना हम लोग? हाँ ठीक है। सबूत का भार 101 बताती है, भाग 3 शुरू हो गया, साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। सेक्शन चैप्टर 7 सबूत के भार के विषय में 101 से अंग दिया गया है। सबूत का भार 101 में, तो इस सबूत के भार बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कौन सी धारा बताती है? 1 बताती है। हमेशा अभियोजन पर रहता है, ये अपन को पता है। सेक्शन 2 सबूत का भार किस पर होता है? ऑनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में बताती है। ये लगातार सिविल कार्रवाइयों में बदलता रहता है, जो पक्षकार कमजोर पड़ गया उसी पर सबूत और भार रहता है, ये अपन जानते हैं। तो ये बदलता रहता है सिविल कार्रवाइयों में। 102 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, कोई विशिष्ट तथ्य है उसके बारे में सबूत का भार 103 बताती है। जैसे इसका दृष्टांत इंपॉर्टेंट है। पहला दृष्टांत, बी को ये चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की है। ए को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। तो ये विशिष्ट तथ्य है, तो विशिष्ट व्यक्ति को ज्ञात है तो विशिष्ट व्यक्ति को ही साबित करना पड़ेगा। 104 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। अब जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार किसका होगा? जैसे बी द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को ये साबित करना चाहता तो बी को पहले मृत्यु साबित करनी पड़ेगी। ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों दृष्टांत पूछे जाते हैं तो पहले मृत्यु साबित करो तब मृत्युकालीन कथन साबित हो पाएगा। 105 यह साबित करने का भार के अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर 4 है आईपीसी का, कि दुर्घटनावश अपराध हो गया है, पागलपन में अपराध हो गया है, ये साबित करना है, अभियुक्त को बचाना चाहते हैं तो ये साबित करने का भार किस पर है? तो यहाँ पे जैसे दृष्टांत दिए गए, हत्या का अभियुक्त ये अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं समझ सकता था, नहीं जानता था। सबूत का भार ये पर है। पागल है, अपराधी कहता है मैं पागल हूँ, तो उसको खुद ही साबित करना पड़ेगा वो कैसे पागल है, वो नहीं समझ पा रहा था, उसको क्या करना है। दूसरा, गंभीर अचानक प्रकोपन का साबित करने का है तो उसी अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा। घोरपति का आपको देखना है, प्रकोपन के अधीन घोरपति 325, ये साबित करना है तो आपको ही साबित करना पड़ेगा। ये तीनों दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है। 105 सामान्य अपवादों को साबित करने के लिए अभियुक्त को ही पावर देती है 105। 106 विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। देखिए रेस इप्सा लिक्वाइटर, घटना स्वयं प्रमाण का सिद्धांत लागू होता है। 106 पे मैंने आपको बताया था, आप एक रेलवे टिकट से यात्रा कर रहे हैं, बी नंबर का दृष्टांत है, ये काफ़ी पूछा गया है। यह साबित करने का भार कि आपके पास टिकट था उस पर ही है। किस पर होगा? जो यात्रा कर रहा है। आप टिकट से बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ही साबित करना पड़ेगा टिकट कहाँ है, बताओ टीसी आ गया तो आपको ही बताना पड़ेगा कहाँ है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया बी ले गया मेरा टिकट, आप तो बताइए आप टिकट में यात्रा कर रहे हैं तो टिकट बताइए। तो ये घटना स्वयं प्रमाण बताती है कि भैया आपके पास बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, टिकट नहीं है। ये कौन बताता है? घटना स्वयं प्रमाण बताती है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। 107 है जीवन की उपधारणा के बारे में बताती है। उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने के बाद जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, जीवन की उपधारणा बोलेंगे। 30 वर्ष के भीतर जीवित था ऐसा ज्ञात है तो जीवित है, जीवन की उपधारणा। 108 मृत्यु की उपधारणा बताती है यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। तो ये मृत्यु की उपधारणा के 7 वर्ष से कुछ सुना ही नहीं गया है, जीवित है कि नहीं, ऐसी उपधारणा करना तो मृत्यु मान लेंगे अपन। मृत्यु की उपधारणा जैसे मान लीजिए एक का पति है, पत्नी को छोड़ के वो चला जाता है कहीं, कुंभ के मेले में खो जाता है, अगले 7 साल से अता पता नहीं, ना कोई चिट्ठी खबर ना कुछ। तो वो स्त्री क्या करेगी? मान लीजिए उसके घर वाले दबाव कर रहे हैं कि अभी नई शादी हुई है, बच्चे भी नहीं है, दूसरी शादी कर लो, तो वो पहले डिक्लेरेटरी सूट लाएगी। नहीं भी लाएगी तो शादी कर सकती है। यहाँ पर प्रिजम्पशन की जाएगी कि 7 साल पहले पति नहीं है, अब कोई सुना मुना नहीं गया तो मृत है, मर गया, ये मान के चला जाएगा। नंतर डिक्लेरेटरी सूट सेक्शन 10 SRA के अंतर्गत आवेदन कर दो तो वो डिक्लेरेटरी सूट कर देंगे कि मृत्यु घोषित कर दिया जाए पति को, जिससे द्विविवाह के लिए अपराधी दंडित, तो प्रिजम्पशन की जाती है 7 वर्ष से कुछ सुना। 109
भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के संबंध में सबूत का भार। तो यहाँ पे सबूत के भार में किराएदार और स्वामी के संबंध, मकान मालिक, भागीदारों के, मालिक और नौकर के संबंध में जो संव्यवहार है वहाँ पे सबूत का भार क्या होगा, 109। 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार बताती कि आप मालिक हैं, कैसे सबूत साबित करेंगे। 111 उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। यहाँ पर गुड फेथ को साबित करने का भार बताया गया 111 में। जैसे एक दृष्टांत दोनों पढ़ना है आपको। पहला दृष्टांत मैं बता रहा हूँ। क्लाइंट तथा द्वारा एडवोकेट के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव क्लाइंट द्वारा लाई गई बाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार एडवोकेट पर होगा। सद्भाव में कोई बात की गई है। कुछ अपराधों के बारे में अवधारणा 111 ये बताती है, इसको नहीं पढ़ना है अपन को। 122 बताती है विवाह स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत का निश्चायक सबूत है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, धर्मजत्य के बारे में बताती है, ये पितृत्व का निर्धारण करती है। कौन सी धारा, 112। ये बताती है कोई पति पत्नी हैं, उनके विवाह के दौरान 280 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वही पति पत्नी पिता माने जाते हैं, पिता माता माने जाएंगे। लेकिन अगर पति सिद्ध कर देता है, मान लीजिए आर्मी में नौकरी करता पति, शादी हुई और शादी के टाइम पे ही उसको कॉल आ गया कि आपको सुबह ही रिपोर्ट करना है, आइए, तो रात में ही शादी जल्दी फिनिश करवा के निकल गया। वो आता है 10 महीने बाद आता है, जब तक उसके घर में एक बच्चा आ जाता है, तो क्या उसको पति मानेंगे? तो परस्पर पहुँच एक दूसरे की नहीं थी पति पत्नी तक, तो यहाँ पे बच्चा नहीं आएंगे। बायोलॉजिकल फैक्ट है ये, तो इसको आप समझिएगा। 280 दिन ध्यान देना, पितृत्व का निर्धारण और एक दूसरे की पहुँच, ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना। निश्चायक सबूत होगा। क्या सबूत होगा? ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है कि विवाह के दौरान 280 दिन के अंदर बच्चा हुआ है तो वो उन्हीं का बच्चा है, धर्मज बच्चा है, ये माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य क्षेत्र के अभ्यर्पण का सबूत, ये निश्चायक सबूत होगा 113। कोई राज्य भारत सरकार में शामिल किया गया तो भारत का ही अंग है, निश्चायक सबूत होगा। 113 ये किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्पीड़न के बारे में अवधारणा दी गई। कौन सी में? 113 ये में दी गई है। क्या है? अगर 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की है और पति के या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता की गई है तो यहाँ पर आत्महत्या के दुष्पीड़न के लिए लायबल हो जाएगा कि पति या पति के नातेदार। 113 ए इस संबंध में बताती है। 113 बी दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा कहती है, तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ऐसी स्त्री जो मर गई है, मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग की गई है, उसके संबंध में क्रूरता की गई है या उसे तंग किया गया है, अवधारणा की जाएगी कि दहेज मृत्यु कारित की है। यहाँ भी 7 वर्ष का कॉन्सेप्ट लागू होता है 7 वर्ष के अंदर। 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व अवधारित कर सकेगा। यहाँ पर अवधारित कर सकता है किन्हीं तथ्यों को, लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम की बातों के संबंध में अवधारित कर सकेगा। इसका दृष्टांत भी इम्पोर्टेंट है। सह अपराधी की विश्वसनीयता अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती, न्यायालय अवधारित कर सकेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 114 ये बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजनों में सम्मति के न होने के बारे में अवधारणा। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 114 ये 2013 में जोड़ी गई। आपने देखा है, मैंने आपको एक पिक्चर बताया था, पिंक मूवी, उसमें इसी मुद्दे को उठाया गया था कि भैया नो मतलब नो, महिला कह देती नो तो बलात्कार है, सहमति नहीं है अगर वो कह देती है, न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वह न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। नो मतलब नो, बलात्कार के लिए दंडित होगा ऐसा व्यक्ति। 114 ये पिंक में इसी मुद्दे को उठाया गया है कि महिला अगर नो बोल देती है तो वहाँ पे अगर कोई इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार की श्रेणी। 115 विबंध के बारे में बताती है। विबंध 115 से 117 तक दिए गए हैं। सिविल कार्रवाइयों पे लागू होता है विबंध, ध्यान देना, क्रिमिनल पे लागू नहीं कर देना, सिविल कार्रवाइयों पे लागू होता है, केवल सिविल कार्रवाइयों। विबंध क्या होता है? कोई व्यक्ति जब न्यायालय में कोई कार्य करता है, लोप करता है, घोषणा करता है, तो उसके द्वारा कहे गए शब्दों को, किए गए कार्यों से फिर उसको मुकरने नहीं दिया जाएगा, बाद में उसी पर कायम रहना है। विबंध से संबंधित केस है पिकार्ड बनाम CS आचरण द्वारा विबंध पर सर्वप्रथम मामला आया था, इसी पे ये दृष्टांत इसका आधार है, आप दृष्टांत पढ़ लीजिएगा।
2-3 केस हैं बेबंद के ऊपर 115 में जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला BL श्रीधर बनाम M मेहारी रेड्डी। दूसरा है बालकृष्ण दास लेगे बनाम बालकृष्ण दास वर्सेस लेगे। तीसरा है शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद लाहा 1891। 116 अभिधारी और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। यहाँ पे अभिधारी और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस होल्डर का विबंध बताया गया है। ये नहीं मुकर पाएंगे कि जो रियल ऑनर है वो नकार दें, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इन्हें अपनी वैल्यूएबल में ही रहना पड़ेगा। टीनेंट के तौर पे हैं तो टीनेंट ही रहिए, लाइसेंस होल्डर है तो लाइसेंस होल्डर ही रहिए। विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध, इनका भी विबंध बताती है 117 है। मार्जिनल नोट याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं साक्षियों के विषय में 118 से 134। थोड़ा बने रहिएगा, अभी अपन पढ़ते हैं। कौन साक्ष्य दे सकता है? सभी लोग साक्ष्य दे सकते हैं। सभी लोग साक्ष्य दे सकते हैं जब तक वो कोमल वय, ज़्यादा उम्र के ना हो, मन के रोगी ना हो, मनोविकृत ना हो, युक्त उत्तर देने में असमर्थ ना हो, सभी साक्ष्य दे सकते हैं। 118 बताते हैं। 119 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। जब कोई साक्षी बोल नहीं सकता तो वो न्यायालय में लिखित तौर पर या अन्य माध्यम से, इशारों के माध्यम से साक्ष्य दे सकता है और ऐसे साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, लिखा जाता है द्विवेदी प्रबोधक द्वारा। 120 सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी होंगे। अब देखिए, जहाँ सिविल कार्रवाई हैं सक्षम साक्षी होंगे पति पत्नी, और दांडिक कार्रवाई है पति पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। तो दोनों में एक दूसरे के खिलाफ सक्षम साक्षी के तौर पर रखा जाता है। जैसे पति ने अपराध किया है, पत्नी पति के बचाव में साक्षी बन सकती है, कहने का तात्पर्य है। ऐसी सिविल में भी साक्ष्य दे सकती है, इसकी वैल्यू होगी साक्ष्य के तौर पर। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बारे में, अपने स्वयं के आचरण के बारे में और किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते हुआ हो, किसी भी न्यायालय में विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा। मतलब अगर न्यायाधीश को कोई नॉलेज है अपराध के संबंध में, उसने मान लीजिए देखा ही अपराध, तो वो यहाँ पे न्यायालय में निष्पक्ष बैठेगा, किसी के संबंध में कुछ नहीं बोल सकता, बोलने ही नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 121 बोलती है। 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। अब देखो, इन्हें प्रोटेक्ट किया गया ऐसी संसूचनाओं को। पति पत्नी के बीच में विवाह के समय कुछ कम्युनिकेशन होता है। अब आजकल तो देखो शादियां होती हैं तो बातचीत होती है, फ़ोन पे बात करते हैं, मीटिंग होती है, डेट करते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी चलती हैं। अब इन चीज़ों में कुछ कम्युनिकेट किया गया है, जो भी बातचीत की गई, तो उनको बोलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज करने के लिए, सिवाय जबकि मामला पति पत्नी के बीच ही चल रहा है। पति पत्नी के बीच मामला चल रहा है तो फिर डिस्क्लोज किया जा सकता है, आइदर नहीं किया जा सकता। एक दूसरे के विरुद्ध अपराध के संबंध में अभियोजित किए गए तो, पति पत्नी के विरुद्ध मामला चल रहा है तो हो सकता है। राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य HOD की परमिशन से दिया जा सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। शासकीय संसूचनाएं, लोकहित की हानि होगी तो इनको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। 125 अपराधों के बारे में जानकारी, मुखबिर के बारे में नहीं बताने की आपको विवश नहीं किया जा सकता। किसी पुलिस वाले को बताओ कहाँ से पता चला अपराध की जानकारी, अब मुखबिर की जानकारी दे देंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन देगा नहीं आपको, उसकी जान खतरे में, तो ये विवश नहीं किया जाएगा आपको 125 में। वित्तीय संसूचनाएं, व्यवसाय के अधीन जो संसूचनाएं कम्युनिकेट की गई हैं उन्हें आप प्रकट करने के लिए विवश नहीं किए जा सकते। 126 जैसे क्लाइंट और एडवोकेट के अंतर्गत संसूचनाएं होती हैं, इन्हें विवश करने के लिए, बाद डिस्क्लोज करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता किसी को। 127 धारा 126 दोभाषीय आदि को लागू होगी। ये बातें वकीलों, लिपिक को, सेवक को, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं ऑफिस के, उन सब पे लागू होगी। 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उत्तर होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता। अगर कोई उपस्थित है स्वयं तो उसका कोई विशेषाधिकार प्रिविलेज दिया गया है तो वो समाप्त नहीं होगा, ये बना रहेगा। बस इसको इतने याद रखिएगा। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, अब गोपनीय संसूचनाएं अपने आपके एडवोकेट से रखी हैं क्लाइंट ने, तो उसको विवश नहीं करने दिया जाएगा, बोलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। पक्षकार नहीं तो उसके हक विलेख पेश किए जा सकते हैं, इसके बारे में 130 बताती है। 131 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उस पर कब्जा है पेश करने से इनकार करता है। तो यहाँ पे पेश करने की बात की जा रही है, दूसरा व्यक्ति इनकार करता है
तो विवश नहीं किया जाएगा, पेश करने से इनकार करने का हकदार होता है जब तक कि अंतिम वर्णित व्यक्ति उन्हें पेश करने की सहमति नहीं दे देता। जो मना कर रहा है जब तक वो पेश करने की सहमति जब तक पेश नहीं किया जाएगा। 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य ना होगा। तो साक्षी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको उत्तर देना है, भले ही वो अपराध में फंस जाए। तो साक्षी को तो दंडित नहीं करेंगे अपन लोग, ये पूछा जाता है कि साक्षी को दंडित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सह अपराधी को साक्षी के तौर पर अपन प्रस्तुत करते हैं तो एक सक्षम साक्षी होता है सह अपराधी, आपको ये पता होना चाहिए, 133 बताती है। लेकिन दोष सिद्धि केवल इसी के निर्णय के आधार पर नहीं होती, जो वो गवाही देगा उसके आधार पर किसी को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये 133 कहती है। किसी मामले में साक्षियों की संख्या कितनी हो सकेगी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में 134। तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी विशेष संख्या में साक्षी हो सकता है, एक डिसाइड नहीं है कि एक साक्षी आप प्रस्तुत करो, कम से कम 100 करो, 200 करो, 2000 भी आ रहे तो कर दो, कितने भी हो सकते साक्षियों की संख्या, ये अपेक्षित नहीं है, कितनी भी संख्या हो सकती है किसी मामले में, साक्षी की 134 बताती है। थोड़ा और धैर्य बनाए रखिएगा, 2 चैप्टर और हैं छोटे छोटे, इसको फिनिश ही करते हैं अपन। 135 साक्षियों की परीक्षा के विषय में चैप्टर 10 सेक्शन 135 साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। तो यहाँ पे न्यायालय के विवेक पर निर्णय करेगा कि कैसे विनियमित करना है, कैसे पेश करना है साक्षियों को। 136 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करेगा। अब जो साक्ष्य संगत या विवादक संबंध में आप दे रहे हैं तो वो ग्राह्य है कि नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा, न्यायालय करेगा। 136 में ग्राह्यता का नियम दिया गया है, बस याद रखना है। दृष्टांत विष्टांत नहीं आते हैं, इसके मत पढ़िएगा 136 के, बस ग्राह्यता का नियम किसमें दिया गया 136 में कि कौन सा, जैसे आपने साक्ष्य प्रस्तुत किया, हम उसको मान रहे कि नहीं मान रहे, कोर्ट इसको ग्राह्यता बोलते हैं। हम मान लिए तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको ग्राह्य हो गया साक्ष्य। हमने डिनाई कर दिया, हटाओ ये नहीं प्रस्तुत नहीं करो, इसको बाहर करो, तो अग्राह्य हो गया। तो 136 के अंतर्गत कोर्ट को पावर होता है, बहुत बड़ा पावर होता है कोर्ट का। 137 मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा। तो ये क्या होती हैं तीनों परीक्षा, इन पे ओटी आते हैं। साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाती है। साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहती है। साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था पुनः परीक्षा कहलाती है। बस 3 परीक्षाएं 137 में दी गई हैं। परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रति परीक्षा होगी, अगर आवश्यकता लग रही तो पुनः परीक्षा होगी, ये क्रम है 138 में। 139 में किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। अब आपको प्रस्तुत किया गया भैया आप जाओ रजिस्ट्री पेश करो कोर्ट में, तो आपकी क्या परीक्षा की जा सकती, नहीं की जा सकती। जब तक साक्षी के तौर पर नहीं बुलाए जाएंगे आप, तब तक प्रति परीक्षा आपकी नहीं की जाएगी। आप तो बस कागज दो, डॉक्यूमेंट दो, कोर्ट में आपका काम खत्म संबंध का। आपको साक्षी के तौर पर बुलाएंगे तभी प्रति परीक्षा होगी। 139 बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। 140 सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। अब जो सील का साक्ष्य देते हैं उनकी प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है, मुख्य परीक्षा नहीं होती सील के साक्षी की, ये ध्यान दीजिएगा। प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। 141 सूचक प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो उत्तर को सुझाते हैं, ऐसा नो में आंसर अपन देते हैं, वो सूचक प्रश्न कहलाते हैं। क्या तुम 10 बजे वहाँ थे, हाँ सर था, सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न जो उत्तर को सुझाते हैं वो सूचक प्रश्न। 142 उन्हें कब पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए, मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा में नहीं पूछना चाहिए। अब आपको लग रहा है पक्षद्रोही हो गया 154 में, तो न्यायालय के अनुज्ञा से मुख्य परीक्षा में आप पूछ सकते हैं अपने ही साक्षी से सूचक प्रश्न जैसे प्रश्न, ये पूछा गया है। बिना न्यायालय की अनुज्ञा से मुख्य परीक्षा प्रति परीक्षा में नहीं पूछे जाने चाहिए। कब पूछा जा सकेगा, 143 कहता है सूचक प्रश्न हमेशा प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्रॉस में पूछे जाते हैं। 144 लेखबद्ध किए गए विषयों के बारे में साक्ष्य छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा की जा सकेगी। प्रति परीक्षा जो पहले लिखे गए कथन है बिल्कुल की जा सकेगी, 145 बताती। प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न 146 बोलती है। सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न, यह पता लगाने वाले के जीवन में उसकी स्थिति क्या है, कौन है। सील पर दोष लगाकर विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाले प्रश्न किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है एक परंतुक में, अनैतिक आचरण के बारे में, लैंगिक अनुभव के बारे में, पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। बलात्कार से पीड़ित महिला, लज्जा भंग से पीड़ित महिला के संबंध में, ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ बलात्कार के संबंध में, महिला के संबंध में कि आप पहले से ही कैरेक्टर लेस नहीं, कई लोगों से संबंध, इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए जा सकते कोर्ट।
147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है? ये न्यायालय के विवेक पर निर्णय है कि वो विवश कर सकता नहीं कर सकता, सुसंगत है ये। 148 न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, सुसंगत नहीं है जब तक न्यायालय विनिश्चय नहीं करता है। 149 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाना, तो युक्तियुक्त आधार अटकल का चुप प्रश्न नहीं पूछेंगे आप जब तक प्रॉपर लीजिंग नहीं होंगे। जैसे इसका C नंबर का दृष्टांत है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया, IMP लिख लीजिएगा C नंबर के दृष्टांत पे। किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं अटकल पर चुप पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है, यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है, अटकल का चुप पूछा जाता है। मतलब बेवजह एक साक्षी आया चोरी के मामले में, उससे कह रहे हैं कि तुम डाकू हो क्या, गलत बात है, इस तरह नहीं पूछ सकते आप, युक्तियुक्त आधार नहीं है यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने दिए जाएंगे। कुछ लोग वकील लोग बोल देते हैं तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। देखिए 149 मना कर दिए। 150 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी? क्या होगी प्रक्रिया? तो हम रिपोर्ट करेंगे आपकी। कहाँ रिपोर्ट करेंगे? उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे, अन्य प्राधिकारी बार स्टेट बार काउंसिल या BCI को रिपोर्ट करेंगे कि आपके एडवोकेट को रोका गया है फिर भी वो पूछ रहा है, तो बोलते हैं ऑब्जेक्शन डिनाई कर देते, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन डिनाई। कोई पूछता है कि न्यायालय रोक देता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस मैटर में, रिलेवेंटली पे आइए। फिर भी आप पूछ रहे हैं, बार बार मना करने पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ आपकी शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ पर सनद निरस्त कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं आपकी सनद को, 2-3 महीने के लिए वकालत से रोक देते हैं आपको कि आप 2-3 महीने बाहर ही रहिए, वकालत करने से वंचित किए जाते हैं, स्टेट बार काउंसिल कर देती है। अशिष्ट कलंकात्मक प्रश्न 151 इसका निर्देश कर सकेगा कि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए जो अशिष्ट कलंकात्मक, न्यायालय में रखना ही नहीं है आपको। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न, इनको भी निषेध कर सकेगा न्यायालय के, ऐसे प्रश्न नहीं करना है जो अपमानित या क्षुब्ध करने वाले हों। 153 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन, तो ऐसे साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा इस तरह का खंडन करने के लिए। किंतु मिथ्या उत्तर देता है तो मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कोई दृष्टांत वैसे नहीं पूछे जाते, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मार्जिनल नोट याद रखिए। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, ये पक्षद्रोही साक्षी के बारे में है 154 कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में किए जा सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने का पावर दिया। जब देखेंगे कि साक्षी अपने ही साक्षी के प्रति ईमानदार नहीं, विरोध में बोल रहा है, तो ऐसे क्रॉस एग्जाम जैसे क्वेश्चन करने का अनुमति दे दी जाती है। पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित धारा कौन सी है? 154। साक्षी की विश्वसनीयता का अधिक्षेप 155 बताती है, विश्वसनीयता का अधिक्षेप लगाया जा सकेगा, इसको भी आप थोड़ा मार्जिनल नोट याद रखिए। 156 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे, तो ऐसे प्रश्न दिए जा सकते हैं। 156 मार्जिनल नोट याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। 157 इंपॉर्टेंट है, उस तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतंत्र कथन साबित किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संपोषक साक्ष्य के बारे में 157 धारा बताती है, इसके ऊपर संपोषक साक्ष्य लिख लीजिएगा। क्या होता है कि एक व्यक्ति ने मृत्युकालिक कथन दिया है और मृत्युकालिक कथन के लिए पहली शर्त यह है कि मृत्युकालिक कथन बोलने के बाद वो व्यक्ति मर जाना चाहिए, वो व्यक्ति जिंदा रह जाता है। अब ऐसे कथन की क्या वैल्यू होगी जो उसने बोला था, तो वो संपोषक साक्ष्य के तौर पे होंगी, उनकी बहुत कम वैल्यू होगी, 157 में ग्राह्य होंगे, ये आप यहाँ पर समझिएगा। 158 साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32-33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी? तो सभी बातें साबित की जा सकेंगी जो ऑलरेडी साबित की जा चुकी हैं, 158 बताती है। स्मृति ताज़ा करना, जब कोई कथन जो न्यायालय में आपने लिखित तौर पर प्रस्तुत किए हैं या आपके बोले गए शब्दों में लिखे गए हैं, केस काफ़ी लंबे चलते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैंने क्या कथन बोला था, मैं एक बार देखना चाहता हूं उसको, तो स्मृति ताज़ी करने का पावर आपको दिया जाएगा। जिन पक्षकारों ने वो कथन लिखे हैं उनको दिया जाता है ये 159 में पावर। प्रतिलिपियाँ उपयोग कर सकते हैं स्मृति ताज़ी करने के लिए, बताती है ये। और 160 बोलती है दस्तावेज कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य, साक्ष्य के तौर पे ये रखे जाएंगे, परिसाक्ष्य दे सकेगा, उनको पढ़ के बोल भी सकता है। जैसे आप एक बार पढ़ लीजिए फिर कोर्ट में बोल दीजिए ये बयान थे मेरे। 161 स्मृति ताज़ी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। अब प्रतिपक्षी का अधिकार क्या है यहाँ पे, उसको क्या पावर है, यहाँ देखिए उसके बारे में प्रति परीक्षा कर सकता है प्रतिपक्षी।
प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, वो चाहे तो देख सकता है इस डॉक्यूमेंट को, प्रतिपक्षी प्रति परीक्षा भी कर सकता है। 162 दस्तावेजों को पेश किया जाना। न्यायालय चाहेगा तो किन्हीं दस्तावेजों को पेश कराना चाहे तो पेश करा सकता है 162 में। बस इतना ही ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस लगा दीजिएगा। 163 मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। तो जो दस्तावेज पेश की गई है, मंगाई गई है, साक्ष्य के तौर पर रखी जाएगी, 163 कहती है। 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। अब आपको एक दस्तावेज दिया गया है, तब वह तत्पश्चात दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति से न्यायालय के आदेश के बिना न्यायालय के उपयोग में नहीं ला सकता। आपने इनकार कर दिया कि हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, बाद में आपको पेश नहीं करने दिया जाएगा, वो 164 आपको बाद में पेश करने नहीं दिया जाएगा अगर आपने इनकार कर दिया है, जब तक न्यायालय अनुमति नहीं दे देता। 165 प्रश्न करने, पेश करने और आदेश देने की न्यायालय की शक्ति, ये न्यायालय को राजा बनाती है 165 धारा। वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी पक्षकार से पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति भगत सिंह जैसी कैप लगा के आता है गवाही देने के लिए, तो उससे पूछेगा कि तुम भगत सिंह परिवार के हो, तो न्यायालय में ठहाके लग जाएंगे। तो जज साहब पे आरोप नहीं लगा सकते, सर आप रिलेवेंट और विवादित तथ्य से बाहर पूछ रहे हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। 165 बहुत बड़े पावर देता है जज को कि किसी भी पक्षकार से कोई भी क्वेश्चन करने का पावर है, कोई भी प्रश्न किसी भी स्तर पर पूछ सकता है, मामले से संबंधित इरेलीवेंट भी पूछ सकता है, ये उसको पावर है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। 165 जूरी असेसर की प्रश्न करने की शक्ति 166 दिया गया है, इजाज़त से कर सकते हैं जूरी असेसर, ध्यान दीजिए। लास्ट चैप्टर है 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। 167 धारा बताती है, देखिए यहाँ लिखा है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। अगर गलत तरीके से आपने साक्ष्य ले लिया या साक्ष्य नहीं लिया है आपने जो युक्ति के साथ था, तो नए सिरे से विचारण करने की कतई आवश्यकता नहीं होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस पर रोक लगाई गई है कि फिर से विचारण नहीं। इसको मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, धारा को थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ा देखिए। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण अग्रहण कौन सी धारा है? 167 अनुचित ग्रहण अग्रहण। एक वो अल्पियन ने जूरिस्प्रूडेंस में कहा था ना, विधि शास्त्र क्या है और उचित और अनुचित का विज्ञान है। अल्पियन ने कहा था विधि शास्त्र में, विधि शास्त्र क्या है? उचित और अनुचित का विज्ञान है। वैसे यहाँ पे अनुचित ग्रहण और अग्रहण के लिए साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय को उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है यह प्रतीत हो कि आक्षेप्त और गृहीत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य या था, अथवा यह कि यदि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार न होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कोई बदलाव ना हो अनुचित ग्रहण अग्रहण से। अगर ऐसी कोई स्थिति आती तो यहाँ विचारण किया जा सकता है, जब विचारण नहीं हो सकता नवीन विचारण। ये अपना एविडेंस हो गया है। देखिए यहाँ पे अपन को थोड़ा ध्यान देना है कि ज़्यादातर मार्जिनल लोट रटिए, अंदर का कुछ नहीं आने वाला है यहाँ से एविडेंस में से। कुछ दृष्टांत मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, बेसिक हैं, जनरली वही आते हैं आपके यहाँ पे। मैंने जैसे कल बताया है स्ट्रेटजी में पॉसिबिलिटी है 10 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एविडेंस में से। 50 क्वेश्चन मुझे लगता है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में से आएंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे बकाया 25 एक्ट में से। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 40 से 50 क्वेश्चन इन 3 एक्ट में से आ सकते हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे एविडेंस में से कम से कम। और इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन वो आईपीसी के दे दें, 10 क्वेश्चन आपको दे दें सीआरपीसी के, 10 एविडेंस के दे दें, या 5 एविडेंस के दे दें, 15 सीआरपीसी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। 50 में से हो सकता है 15 क्वेश्चन आपको मोटर व्हीकल एक्ट से दे दें या उससे दे दें, जुवेनाइल जस्टिस से दे दें, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है इनका। लेकिन ये मान के चलिएगा कुछ छोटे एक्ट हैं जो थोड़े टफ लग रहे हैं पीएनडीटी, तो यहाँ पे 1 से लेकर 3 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना है इनसे। किसी एक्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्जिनल नोट और दंड आप फोकस करने रटें। अभी जहाँ भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा अपन देखेंगे, थोड़ा और सॉल्यूशन निकालेंगे। ज़्यादा होगा तो एक दिन अपन पूरा लेक्चर रखेंगे, जितने एक्ट हैं उनमें दंड क्या है उनके बारे में थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे, ख़त्म करने के पहले एक बार पूरा पढ़ लेंगे। एक बार एक कंबाइंड लेक्चर रख लेंगे, 2 दिन की क्लास रख लेंगे, 2 घंटे की क्लास रख लेंगे, जिसमें अपन पूरे 28 एक्टों पे चर्चा करेंगे। जैसे सीआरपीसी पढ़नी नहीं है,
एविडेंस पढ़ने नहीं है। आईपीसी और अन्य एक्ट हैं जिनमें दंड किन धाराओं में, पूरे दंड की धाराएं अपन चर्चा करेंगे कि एक्ट ये है, इसमें इतनी इतनी धाराओं में दंड है, ये दंड, ऐसा करके अपन शॉर्ट में लिखते जाइएगा आप कॉपी में, तो आपको एक रिवीजन में सहायक होगा। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ऐसा कर लेंगे, ठीक है। और सेक्शन के साथ आपको डेफिनेशन भी रटना है कि 2A में कौन सी डेफिनेशन है, 2B में कौन सी है, 2C में क्या है, इस तरह की जो डेफिनेशन है वो भी आपको रटना है।